नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम। जी, गौरव जी, मुझे एक नारा याद आता है जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव था और वहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। एक नारा निकल के आया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हमारी टीम ने आज जो थंबनेल लगाया है बहुत सारे लोगों को चौंकाएगा, लेकिन नहीं। एक तरफ जब भारत अपनी आर्थिक प्रगति के अब चरम दौर को देख रहा है और दुनिया को दिखा रहा है, चाहे वो ईयू की डील हो, चाहे यूएस की डील हो, यूके की डील हो, मैं गिनाऊंगा, मेरे दर्शक नीचे लिखेंगे कि आपने फलाने डील छोड़ दी, फलाने डील छोड़ दी। इसलिए डीलों की झड़ी और उसके बाद एक से एक इंटरनेशनल अचीवमेंट, जिसमें कि एआई में लीड लेता हुआ भारत भारत अब एआई में दुनिया को अपना नेतृत्व दे रहा है। इस तरह के अचीवमेंट के दौर, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया का विकास छोड़ दीजिए। इस समय जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ से मेट्रो और सुपर मोनोरेल की उद्घाटन के क्रिया चल रही है। उसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। विकासों की झड़ी लगी हुई है, सनातन की पुष्टि हो रही है, राम मंदिर हमारे सामने है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और तमाम इस तरह के क्या क्या गिनाओ। लेकिन उसी दौर में मोदी तेरी खैर नहीं। इस तरह के भाव, कभी यूजीसी पे कंफ्यूजन पैदा करके, कभी एसटी एससी पर कंफ्यूजन पैदा करके, और सबसे जो खराब बात यह है कि सो कॉल्ड कुछ राष्ट्रवादी ऐसे चेहरे, जिन्हें मैं सोशल मीडिया के चेहरे ही कह सकता हूं, उनके जरिए एक कंफ्यूजन भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, एक नकारात्मक माहौल। गौरव जी, आप जमीन की एक एक महक को अपने साथ रखते हैं। आपका नेटवर्क मुझे मालूम है ग्राउंड का नेटवर्क होता है। मैं आपके सामने केवल दो प्रश्न नहीं बल्कि दो पॉइंट रख रहा हूं। क्या वाकई जमीन पर हमारे केंद्रित नेतृत्व प्रधानमंत्री को लेके वाकई कोई नेगेटिविटी है, कोई ऊबन है, कोई ऐसा है कि नहीं नहीं ये नहीं वो, या ये केवल मैन्युफैक्चर्ड है, प्लांटेड है और नेचुरल नहीं है बल्कि अननेचुरल है? ओवर टू यू गौरव जी, प्लीज। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम। शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपके दर्शकों को बहुत निवेदन से बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के फ़ेवर में मैं बोलता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा एक 14 साल का रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पे कि जब भी मैंने कोई बात बोली है, बहुत तोल के, समझ के, सारे पहलुओं को देख के उसके बाद बात करी है। मैं हवा में बातें नहीं करता। अवनीश भाई, अभी पिछले हफ्ते हम अपनी बैलेंस शीट को फाइनल कर रहे थे 2025-26 की, और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि मैंने पिछले साल 90 फ्लाइट खरीदी थी, 90 वन वे टिकट भारत में। यानी साल के हर चौथे दिन लगभग मैं ट्रैवल कर रहा था। आप भी जानते हैं कि मैं हर जगह ट्रैवल करता हूँ। पूरा भारत मेरा है, हर इंच भारत की मेरी है, और मुझे भारत में कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में साल में 4 फ्लाइट भी नहीं लेते हैं, वो बता रहे हैं कि मोदी ख़त्म हो गए। और मैं जो साल में 90 फ्लाइट उड़ता हूँ, और इस साल इस फाइनेंशियल जो ईयर शुरू होगा उसमें लगभग मेरी 120 फ्लाइटों का होना तय है, क्योंकि इतना इतना ट्रैवल हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि मैं ज़्यादातर लोगों से ज़मीन पे मिलता हूँ, और ज़मीन पे इस तरह की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, इक्के-दुक्के पॉकेट्स हैं, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, आम इंसान है, उतनी उनकी सामर्थ्य नहीं है रिसर्च करने की। लेकिन मैं आपको 2-3 शब्द बड़े ज़िम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ दर्शक मेरी बात पे विश्वास ना करें, खुद उस चीज़ को गूगल पे जाके चेक करें। गाइडलाइंस क्या होती हैं? गाइडलाइंस क्या संसद तय करती है?
गाइडलाइंस क्या प्रधानमंत्री या मंत्री तय करते हैं? गाइडलाइंस जो रिस्पॉन्सिबल बाबू हैं वो बताते हैं, और गाइडलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मानना है। गाइडलाइन आपके कार्य को आसान करने के लिए या एक दिशा देने के लिए एक सुझाव होता है। और लॉ जो है वो पार्लियामेंट से आता है। लॉ आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वो हर हालत में फॉलो करना है। तो यूजीसी की गाइडलाइन थी या लॉ था? गाइडलाइन थी। यही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं सोशल मीडिया पे एक दूसरे के, इसका क्या अर्थ है? अब आपने एक शब्द इस्तेमाल करा, राष्ट्रवादी लोग। अवनीश भाई, ये देश और दुनिया जो भी मुझे पढ़ती है वो अच्छी तरह से जानती है कि जितने लोगों का, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने लोगों ने पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जो बकवास करी है भारत के बारे में या सरकार के बारे में या कोई इशू के बारे में, इन सबको चिन्हित मैंने आज से 4 से 5 साल पहले कर दिया था कि इनसे आप सावधान रहिए। ये अपने मकसद के लिए आए हैं, ये पैसा कमाने आए हैं। आपको प्रवोक करके आप वीडियो देखते हो या उनको पढ़ते हो और फिर वो 10 जगह वीडियो आप भेजते हो, 50 लोग और देखते हैं, आप परेशान होते हो, आपको गुस्सा आती है, आपका दिमाग खाली होता है, आप परेशान हो जाते हो। परंतु उन लोगों का क्या है? उन लोगों को तो व्यू और लाइक पे पैसे मिलते हैं। यही भाई बड़ी बात नहीं है, बट फैक्ट ये है कि 2019 से पहले ये बच्चे नहीं थे जब हमने सोशल मीडिया ट्विटर छोड़ा था। आपने कई बार जिक्र करा है कि हर हफ्ते गौरव प्रधान आपको आना चाहिए। आप नीचे देख लीजिए, अपने जितने भी हमारे साथ वीडियो करें, लोग कहते हैं कि भाई शाम को गौरव प्रधान को एक बार ले आओ या हफ्ते में एक बार ले आओ, क्योंकि हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है। हमारा मकसद, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने कभी मोदी पे सवाल नहीं उठाया है। क्यों उठाऊं सवाल? क्या मैं उस सिचुएशन में हूं, उस चीज को बेहतर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं सुझाव दे देता हूं, मैं उन्होंने जो काम करे हैं उसको असलियत में बता देता हूं। राजनीति वो नहीं होती है जो अंडरवियर पहन के बनियान उतार के स्टेज पे नाचने की राजनीति नहीं होती है। राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है। मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। अरे कभी दिमाग लगा लिया करो। उसके बाद क्या पाकिस्तान को गोद में बिठाला मोदी जी ने? आज आपका देश सुरक्षित है। किसी टाइम ये आप घर के बाहर निकलिए, आपको हर जगह ये बोला जाता था, बस हो ट्रेन हो कहीं पर भी हो, भैया अपनी सीटों के नीचे देख लीजिए, लावारिस वस्तु हो तो निकटतम थाने या पुलिस वाले को सूचित कीजिए। सुना आपने पिछले 12 साल में? लेकिन क्या है ना, जान की कीमत तब पता चलती है जब आपके चीथड़े उड़ जाते हैं। जब आप सुरक्षित रहते हैं तो आपकी जान की कीमत आपको समय नहीं पता होती है। तो वेरी स्पेसिफिक, अगर आप एआई समिट की बात करें, 8 साल का एक बच्चा एआई समिट में कीनोट स्पीकर है जो अपना भाषण देता है और दुनिया उसके भाषण से इंप्रेस होती है। कहां देखा है आपने? अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो 30-35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, उसमें से एक समुदाय को, पॉलिटिकल समुदाय को चवन्नी भी अंडर टेबल नहीं मिल रही है कमीशन। और नरेंद्र मोदी बहुत बदमाश चीज है। उन्होंने हर वो चीज बंद कर रखी है जहां से रिकरिंग कमाई का साधन था, जैसे सेंट्रल विस्टा 1500 करोड़। आप ही के चैनल पे मैंने डिस्कस करा था ना, सेंट्रल विस्टा 1500 करोड़ एनुअल आना, सालाना इनकम परिवार की, और परिवार के क्लोज सदस्यों की एनुअल इनकम बंद हो गई, तो आपने सेंट्रल विस्टा पे प्रोटेस्ट करा।
फाइलें खुलनी बंद हो गई, दाएं हाथ को पता नहीं बायां हाथ क्या कर रहा है, तो आपने बोल दिया नरेंद्र मोदी ऑटोक्रेटिक है। हर चीज ढिंडोरा पीट के नहीं करी जाती है। और यूएस डील की बात ले लीजिए, ये जितने कांग्रेस यूएस डील की बात कर रहे हैं, इन्होंने ईयू डील की बात नहीं करी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करी? ईयू डील की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि एम्बिग्युइटी में कुछ है ही नहीं, सब लिखा हुआ है ड्राफ्ट में जो साइन हुआ है। यूएस का तो अभी फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं है, हवा में तीर मारे जा रहे हैं, किसान खत्म हो गए, जबकि साफ बोल दिया है कि किसान निगोशिएट नहीं है, वो निगोशिएटिंग टर्म है ही नहीं। आपने डेयरी को और किसान के, भारतीय किसान के प्रोडक्ट को कंप्रोमाइज नहीं करा। और आपने जब कंप्रोमाइज, आप टाइमलाइन उठा के देखिए ना, मैं आपके दर्शकों को बोलता हूं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। जब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया अमेरिका के साथ कि डेयरी प्रोडक्ट और किसान के प्रोडक्ट हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे, ये हमारे लिए डिस्कशन मुद्दा नहीं है, यहां हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसी सरकार ने ये बोला, अमूल की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मैं आपके दर्शकों को बोलता हूं, भाई साहब, अमूल में अगर जहर डाल के भी अमूल देगा ना, हम अमूल पियेंगे, हम अमेरिका का दूध नहीं पियेंगे। हम मरेंगे तो भी अमूल के साथ मरेंगे, हम जिंदा हैं तो भी अमूल के साथ मरेंगे। खुश? तो राहुल, अब सरकार हर बात का जवाब क्यों नहीं देती है, ये भी एक प्रश्न आता है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा। सरकार एक संवैधानिक सरकार है, सरकार की मर्यादाएं होती हैं, विपक्ष की मर्यादाएं नहीं होती हैं। और वो भी तब ऐसा विपक्ष हो और जब ऐसा एलओपी हो, ऐसा एलओपी, सड़क छाप एलओपी और सड़क छाप विपक्ष हो। अब आप हर मुद्दे पे नरेंद्र मोदी को घसीटना चाहते हो, आप उन्हें ट्रैप में फंसाना चाहते हो। मैं हमेशा अपने क्लासेस में एक चीज बोलता हूं, नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। जब रिएक्ट आप करते हैं तो आप ट्रैप में फंस जाते हैं। हर प्रश्न का जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ? आप राहुल गांधी हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल एलओपी तो है नहीं, और विपक्ष भारत का रिस्पॉन्सिबल है नहीं, वो जॉर्ज सोरोस के लिए, चाइना के लिए काम करता है। तो आप कल, और ये बात आज की नहीं है, ये बात तो साबित हो गई है कि किसी और पे के पैसे लेके और उसके हिसाब से सवाल पूछो। आप मेरे को एक बात बताइए, कितने रफाल विमान गिरे सिंदूर में? ये प्रश्न का आंसर अगर आता, या अगर गिरे होते, तो इसका किसका फायदा था? कभी सोचा आपने? इसका फायदा अमेरिका को था क्योंकि उसको अपने F-35 बेचने। इसका फायदा चाइना को था क्योंकि उसको अपनी JF-17 पाकिस्तान को और सारे देशों को बेचनी है। आप एक पेंसिल बॉक्स डब्बा लेने जाएं बाजार में, आपको 20 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अब अगर आप बोलेंगे इस डब्बे में एक स्केल होना चाहिए, 4 पेंसिल होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए, एक रबर होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, एक शार्पनर होना चाहिए, तो वही आपको 60 रुपए में मिलेगा। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस रफेल ले रही थी, वो पेंसिल का खाली डिब्बा था। उसके बाद आप उसमें वेपनरी ऐड करोगे, उसके बाद एवियोनिक्स ऐड करोगे, उसके बाद इंजन ऐड करोगे। आप ढांचे के लिए पैसा दे रहे थे। तो दलाली जो खानी थी, और किस्तों में सामान लेते, किस्तों में दलाली खाते। जितनी बार आप टेंडर करोगे, जितनी बार ऑर्डर दोगे, उतनी बार आप दलाली खाओगे। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे ऐसा हवाई जहाज दो जो अगर फ्रांस से चले और रास्ते में पाकिस्तान को ठोकना हो तो ठोक के इंडिया है, मतलब उस पर सब कुछ लदा हुआ हो। लेकिन क्या है कि ये जो जिसको आपने राष्ट्रवादी बोला, मेरे को उसी से ऑब्जेक्शन है। इनमें से कोई राष्ट्रवादी नहीं है।
जो अपने बाथरूम में नहाने के बाद दीवार का सहारा लिए बिना कच्छा नहीं पहन सकते, वो बताते हैं कि भारत की राष्ट्र नीति, भारत की विदेश नीति और भारत की वित्त नीति क्या होनी चाहिए। ये वो मूर्ख जमात है जो लोगों को भड़काती है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट पे ज्ञान देते हैं। मैं जजों का कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये भी सच है कि वो जज कम से कम 30-40 साल की प्रैक्टिस या काम करके जैसा भी काम करा, पर कानून व्यवस्था में कानून के अंदर रह के काम करके फिर वो जज बनाए, जैसे भी बनाए। एक अलग चीज है, योगी और मोदी में द्वंद्व युद्ध है। अमित शाह योगी को हराना चाहते हैं। कभी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। ये क्यों कर रहे हैं? और यहां मैं विपक्ष, इस वाले सब्जेक्ट पे मैं विपक्ष को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि दोष हमारे अंदर है। क्योंकि जो अति उत्साहीन है प्रधानमंत्री बनने के लिए पिछले 13 साल से, और जो बैठे हुए हैं पिछले 8 साल से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, ये उनका करता धरता है। आज एक चौराहे पे एक बच्ची को आप छेड़ दीजिए, अगले चौराहे पे पुलिस आपको पकड़ लेगी। ये है यूपी। बिल्कुल है साहब। जहां कभी पुलिस जो है भैंसे ढूंढने निकलती थी, इंसान ढूंढने नहीं निकलती थी। तो एआई समिट, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। गाड़ दिया, बिल्कुल सही। भारत ने, हरियाणा की भाषा में अगर बात करें तो भैया, हमने बस में चढ़ने से पहले खिड़की के रास्ते से अपना रुमाल सीट पे रख दिया और आगे वाली सीट पे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल जी, मुझे आप कंप्लीट करें तो मैं इस द्वंद्व को समझना चाहता हूँ जी। अब भारत एआई समिट कर क्यों रहा है? यस। या भारत इतना ज्यादा एआई 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 का गाना क्यों गा रहा है? उसका एक टेक्निकल कारण है। पिछले 30 साल से इस देश की आईटी कंपनीज, और सारी, एक्सेप्शन नहीं है कोई, सारी कंपनियों ने केवल टेक्निकल कुली बेचे हैं बाजार में। आपने डिग्री ली, बीटेक की डिग्री कहीं से भी ली हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको थोड़ा बहुत ट्रेन करा गया कोडिंग वगैरह में, और उसके बाद आपको $25 से लेकर $75 के रेट पे अमेरिका में, यूरोप में आपको बेच दिया। आप हर हफ्ते काम करते हो, फ्राइडे को टाइमशीट साइन करवाते हो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से जो ऑन साइट क्लाइंट का है, और कंपनी में सबमिट कर देते हो। उस बेसिस पे आपको सैलरी भी मिलती है और कंपनी क्लाइंट को बिलिंग करती है। ये हमारा मॉडल था। हमने पिछले 30 साल में एक चवन्नी इन्वेस्ट नहीं करी इनोवेशन पे या कोई और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। हमारी एक भी डेवलपमेंट नहीं, हम किसी को अपना नहीं बोल सकते। इन्फोसिस ने एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, जो वो यूज करती है, वो भी सिटी बैंक ने बनाया था, जिसको इन्फोसिस ने खरीद लिया, लोगो छापा अपना और मार्केट में बेचना शुरू। हमारी आर&डी है ही नहीं। अब जब एआई ये सारी कोडिंग और कस्टमाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन और सारी चीज़ें, टेस्टिंग वगैरह अपने हाथ में ले लेगी, जब एआई ये सारी चीज़ें करेगी, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर वाले हैं ये क्या करेंगे? घर जाएंगे। तो इतनी बड़ी भारत की जमात, भारत का युवा, भारत के पुराने सॉफ्टवेयर वाले, जिसमें हम जैसे लोग भी हैं, हम कहाँ जाएं? तो नरेंद्र मोदी ने एक डायरेक्शन तय करी कि समय से पहले, कि हमें एआई में जाना है। यानी हमें एआई में प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमें एआई के प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, हमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमें हर चीज़ में एआई में फ्रंट एंड रखना है। अब एआई की 5 लेयर है। 5 लेयर में से आप कोई भी लेयर पकड़ लीजिए, आप उसमें महारत हासिल कीजिए, आपका कैरियर सेफ है। लेकिन एआई बैठेगा डेटा पे, तो आपने डेटा साइंस को प्रमोट करा, आपने डेटा को आगे बढ़ाया। अब ये सारी चीजें काम करेंगी चिप्स पे।
तो आपने सेमीकंडक्टर, तो नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो पूरे सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं, ताकि जो भारत की एक आईटी स्ट्रेंथ है, जो कि अब निठल्ली नाकामी होके घर में बैठने वाली है, उसको काम मिले। और रहा सवाल जो भारत का यंग यूथ है, जो जेनजी है, जो मिडिल एज है, मैनेजर्स हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी है। और नरेंद्र मोदी वो अपॉर्चुनिटी थाली में परोस के उनके सामने दे रहे हैं। खाना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन थाली उन्होंने सजा दी है। हम्म, इस चीज को तोड़ना कांग्रेस का उद्देश्य है, क्योंकि अगर भारत का युवा के पास काम है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वो कांग्रेस को घास नहीं डालेगा। कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है। और ये तो एक एरिया की हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, एआई, क्योंकि सारा मीडिया और सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। कमाल की बात अवनीश जी, पता है क्या है? जो लोग एआई पे 100 वर्ड का एक ऐसे नहीं लिख सकते, वो एआई पे टीवी चैनलों में बैठ के और यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। लिख सकते हैं? ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? एआई से लिखवा लेंगे? एआई पर 100 अब शब्दों का? मैं वही बोल रहा हूँ, सारे चैट जीपीटी यूज करते हैं। मैं आपके बिल्कुल। सामने बैठता हूँ, मेरे सामने बैठ के 100 वर्ड का मैं आपको टॉपिक दूंगा एआई में, 100 वर्ड का आप एक पैराग्राफ लिख के दिखा दीजिए। ये जितने सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इनको यही नहीं पता कि चिप की पिंस गिनी कैसे जाती हैं। तो रेजिस्टेंस की बार कोड जो होती है, उसके बार कोड का नंबर कैसे काउंट किया जाता है, इन्हें वही प्रोटोकॉल नहीं पता है। और यही वो राष्ट्रवादी हैं जिनकी कभी दुकान नहीं चलती थी बिहार में और वेस्टर्न यूपी में, और इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल के ज्ञान देना शुरू करा, और इन्हीं जैसे निठल्ले लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको भगवान मान के चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज गौरव जी, अभी जो एआई में हुआ है, जो पिछवाड़े पे लात मारी है, वो वीडियो अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले शुरुआत क्या होती है? एक बिल्कुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव टाइप का यंग हमारा जैन जी, पहले वो रिएक्ट करता है। उसके बाद धोती और कुर्ते में वो सनातनी परिवेश पहना हुआ दूसरा जैन जी, जो कि सोचिए धोती और कुर्ता में ड्रेसअप है, एआई के समिट में है, यानी सनातन और जो हमारी आधुनिकता है उसका मिलन। और उसके बाद नेवी ब्लू शर्ट में, हाफ शर्ट में, कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी वाला है। यानी कि समाज के तीनों स्तर का जैनजी और सामने पिछवाड़ा कांग्रेस का, इस देश के गौरव पर धब्बा लगाने वाली टीम का। तो ये तो राहुल गांधी का सपना सच हो गया सर, कि जैनजी सड़कों पर उतर जाओ। उतर तो गया। जेनजी जिस दिन सड़कों पे उतरेगा, उस दिन राहुल गांधी आगे भागेंगे और जेनजी पीछे भागेगा, उनका पिछवाड़े पे लात मारने के लिए। ये ना ही भड़काएं तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि 12 साल जिन्होंने ये सोचा था 16 मई 2024 को 2014 को 16 मई 2014 को शाम को 4 बजे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने सोचा था कि इस सरकार को 2 से 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा एक टर्म में हम गिरा देंगे, वो 3 टर्म बाहर बैठी है। यस। और चौथे टर्म की कोई होप नहीं है। चौथा टर्म भी ये विपक्ष में ही बैठेंगे। तो आप सोचिए, जहां करोड़ों का धंधा होता था, जहां इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ा पाए, वहां एक चाय वाला आपकी इकोनॉमी 11 नंबर से उठा के 4 नंबर पे पहुंचा दी, और अगले 1 से 1.5 साल में वो 3 नंबर पे पहुंच जाएगी। आज दुनिया के कोई भी बड़ा काम हो, नरेंद्र मोदी की एडवाइस ली जाती है। पुतिन यूक्रेन को ठोकने से पहले 4 घंटे के लिए भारत आते हैं। ब्राजील अपनी बात करने के लिए भारत आते हैं। अब आपने एक तस्वीर देखी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन मेरिन ड्राइव पे वॉक, मॉर्निंग जॉगिंग कर रहे हैं।
मुंबई में कभी संभव था? ये वीडियो कोई छोटा वीडियो नहीं है, ये वीडियो बहुत बड़ा संकेत है। भारत भारत क्या है उसका संकेत दे रहा है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। एक्सीडेंटली बन गया, लेकिन इसकी जो टेंजिबल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। मेरा कोई व्यक्तिगत राहुल गांधी या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कम से कम कभी बात करो तो। अब वो इंसान क्या बात करे जिसको सेंट स्टीफन में एडमिशन दिलाया गया था स्पोर्ट कोटे से, और स्पोर्ट कोटे कराने के लिए 3 लोगों की राइफल चैंपियनशिप कराई गई थी। जो 2 और थे वो जानबूझ के हार गए ताकि ये नंबर 1 दिखे रहे। सच बात तो मतलब कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी से ज्यादा अनपढ़ आदमी भारत में कोई नहीं है। मैं हमेशा एक चीज लोगों को समझाता हूं, जो मेरे साथ के हैं, मतलब भले ही वो आईआईटी से हों या कहीं और से हों, मैं उनको हमेशा एक चीज बोलता हूं। अगर आपके जीवन में आपकी डिग्री आपके आगे दौड़ रही है तो आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, और अगर आपकी डिग्री आपके पीछे चल रही है तो आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस बात को विचार कीजिएगा, मूर्खों की तरह कूदना शुरू मत कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बार बार हम लोग जिसको एड्रेस कर रहे हैं, और ये बड़ा जरूरी है एड्रेस करना, हम जमीन पर जब देखते हैं तो सारी सुविधाओं का, जिनको कि एक लाभार्थी वर्ग हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने या उनकी डबल इंजन सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी प्रदेश हो, एक लाभार्थी वर्ग, तो वो तो सीधे सीधे बेनिफिशियल है, और उसको ना नियत पर संदेह है ना कुछ है। सवाल ये होता है कि ये जो वोकल एक छोटा सा तबका है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के ट्रैप में फंसता है, बार बार फंसता है? ये कोई पहला मौका नहीं, मैं ये कह रहा हूं। और क्या हमें अपने नेतृत्व पर ये भरोसा नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई चीज हमें सरसरी निगाह में खराब लग रही है या अपने लिए अहित वाली लग रही है तो इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये उछल के ट्रैप में फंस जाना है, नहीं है तो और क्या है? या इतने मासूम है? मैं इसको ट्रैप नहीं बोलता, ना ये मासूम है। हाँ। दिक्कत, मैं एक हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, अपनी स्लीव पे वेयर करता हूं मैं हिंदू हूं। ठीक है, मैं ढोंग नहीं करता कि मेरे ठीक को है। तिलक ही लगाना है, मेरे को त्रिपुण लगाना है और सारी चीजें करनी है और भगवई पहनना है, वो ढोंग नहीं करता मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन मेरे में एक कमी है, मैं टमाटर प्याज पे नहीं बिकता। यस। अवनीश भाई, आप बहुत रेलवे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मेरा इतना सौभाग्य नहीं मिला मुझे रेलवे में ज़्यादा ट्रैवल करने का, उसके बहुत कारण है। लेकिन और मेरे दिली इच्छा है कि मैं ट्रेन में लंबा सफ़र करूं, उसका मज़ा अलग होता है, खास तौर से जो आवाज़ आती है। मेरी रुचि है, यस। मेरा ऑप्शन वही होता है, ट्रेन। मेरे पास समय नहीं होता, मुझे 2 घंटे के अंदर पहुंचना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अवनीश भाई, आपने रेलवे में बहुत सफ़र करा है, और जवानी में हमने भी रेलवे में काफ़ी सफ़र करा है, जब हवाई जहाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्लीपर क्लास के टॉयलेट में कभी मग्गा होता था? नहीं। सेकंड थर्ड एसी में मग्गा होता था टॉयलेट में? हाँ, होता तो था, चैंड चेन होता से था। बंधा हुआ। हाँ। आज की टॉयलेट कैसी है वंदे भारत में? यस। मेरी तो वीकली वंदे तो भारत होती है, ये आपको पता ही है। तो ये नरेंद्र मोदी ने नहीं करा है, ये किसने करा? ये विजन किसने दिया? एक एक ये जो तबका, जो छोटा सा तबका है ना, जिसको हम मिडिल फिंगर क्लास बोलते हैं, ये हर चीज में उंगली करता है। मिडिल फिंगर क्लास, यस, सही नाम। मिडिल क्लास नहीं है, ये मिडिल फिंगर क्लास है। अगर हाफिज सईद आके भारत में बोले कि हम आपको 1 किलो देसी घी फ्री में दे देंगे अगर आप हमें वोट करो, तो ये सारा उठ के उसको वोट कर देगा, भले उसके बाद इनके चीथड़े उड़ जाएं। मैंने क्या बोला?
सुरक्षा की कोई कीमत टेंजिबल नहीं होती है, आपको दिख नहीं नहीं है रही। सर। आपको वो बिल्कुल। तब पता चलती है जब आपके बम ब्लास्ट में चीथड़े उड़ चुके होते हैं। तो ये जो तबका है, और ये तबका इतना लालची तबका है कि ये अपने कमाने के लिए कुछ भी बेच सकता है यार। मतलब देश तो छोटी चीज है, मैं शब्द मैं इस्तेमाल समझ रहा करना हूँ नहीं आपके चाहता, इशारे से। समझ रहे हो? ये कुछ भी बेच इशारे से। सकता है। तो यूजीसी के कारण आपको ये 4-6 जो राष्ट्रवादी सो कॉल्ड आपको यूट्यूबर्स थे, जिनको आपने भगवान बना लिया था, उनका मुखौटा गिर गया। जो इंसान 2013 से 14 से पहले पौन लिखता था, वो आज ज्ञान देता है सनातन पे और स्पिरिचुअलिटी पे। 5 लाख फॉलोअर हैं, 500 लाइक भी नहीं होते। और आज जब ये मोडस ऑपरेंडी है, आप नरेंद्र बिल्कुल। मोदी के कंधे पे चढ़ के चढ़ो और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना चेहरा बदलना शुरू कर दो। फिर आपको लगता है कि हम ही साला सरकार चला लेंगे। ये अरे बहुत बड़ी गलतफहमी है। 140 करोड़ के देश को चलाना, क्या तुम्हारे 2 बच्चे 70 किलो की बेबी और 25 किलो के बच्चे चलाने के बराबर है? तुम्हारी ये तो अपने घर में तुम अपनी घर में तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ नहीं चल सकती, तुम देश को चलाने की बात कर रहे हो। और इस देश में हर व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। गोली मार दो सबको, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं होता साहब, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, जरा योगी जी पर एक बात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आपके तो खैर नॉलेज में होगा ही। योगी जी सिंगापुर और जापान जा रहे हैं, और आज मेरे सामने एक वीडियो आया है जिसमें योगी जी जापानीज में बोल रहे थे। योगी जी इतना फोकस्ड, ये सेम वही वाइब्रेंट गुजरात वाला एक पैटर्न है जिसको मैं कॉपी नहीं बल्कि ये कहता हूं कि अपने एक कोई सफल मॉडल अगर अपने केंद्रीय नेतृत्व का या अपने बड़े नेता का आपके पास है, तो आप कहीं दूसरे का कोई मॉडल क्यों अपनाएं, क्यों उसको नहीं फॉलो करें। और योगी जी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ योगी जी जापान और सिंगापुर, जहां पर आईटी कंपनीज के लिए जापान जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, और शहरी प्रबंधन के लिए वो सिंगापुर जा रहे हैं। जल संसाधन को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, वाटर मैनेजमेंट के लिए वहां जा रहे हैं। डिप्टी सीएम को भी काम पे लगाया है, उनको भी भेज रहे हैं जर्मनी और एक और कंट्री में। एक तरफ ये टीम वर्क, एक दूसरे के सफल मॉडल को फॉलो करना, और दूसरी तरफ आओ चलें, एक सुबह उठते हैं, एक कप चाय पीते हैं, डकार मारते हैं और योगी वर्सेस मोदी कराते हैं। ये राष्ट्रवादियों की अब वो कौन सा है, क्योंकि ये उबन हमने अटल बिहारी के समय भी देखी है, ये उबन हमने कल्याण सिंह के समय भी देखी है। आज के दौर को छोड़ देते हैं ये तमाम नगरत्न, लेकिन ये तो एक ऐसा लगता है कि डीएनए में है हमारे, कि हम ऊब जाते हैं कि आओ चलो अब मोदी तेरी खैर नहीं, या योगी कल को योगी तेरी खैर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। आपने सही शब्द इस्तेमाल करा कि हमारे डीएनए में नहीं है। अवनीश भाई, आपने भगवान कृष्ण की पूजा करी और आपने कुछ मांगा, हम्म। आपको नहीं मिला, आप महादेव पे चले गए। वहां नहीं मिला तो आप माता दुर्गा के पास चले गए। वहां आपको नहीं मिला तो आप वो क्या नाम है उसका, चांद मियाँ के पास चले गए। हाँ, चांद अरे मियाँ वही के कहने जा रहा था, पीर चा, बाबा के यहाँ चा, चले गए। फिर आप चांद मियाँ के यहाँ मत्था टेकने गए। चांद मियाँ से काम नहीं चला तो आप अजमेर शरीफ पे अपना पिछवाड़ा उठा के वहां मत्था टेकने लगे, जिसने हिंदुओं पे क्या क्या अत्याचार नहीं किया, और हिंदू महिलाओं पे। वहां यस। काम नहीं बना तो आप टोने टुटके के पास चले गए। उसके बाद इंस्टा पे आपके भरे पड़े हैं एस्ट्रोलॉजर। अभी मैं एक देख रहा था, किसी ने मेरे को फॉरवर्ड करा तो मैं देख रहा था, कोई बड़े तिलकधारी एस्ट्रोलॉजर थे, बड़े ज्ञानी दिख रहे थे। उन्होंने बताया 26 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक हवाई जहाज में नहीं बैठना, क्योंकि वो गिरेगा। 10 ट्रिप करे मैंने, मेरा तो नहीं गिरा। पिछले दस पिछले 10 दिन में 3 ट्रिप तो तो मैं करके आया। करेक्ट।
तो देखिए क्या होता है कि 3 ट्रिप क्यों 5 ट्रिप? यस 5 5। तो हम लोगों में वो डीएनए है ही नहीं। हम किसी साले के सगे नहीं हैं। हम अपने बाप यस के सगे नहीं हैं। बहुत बहुत कड़ी और बहुत बड़ी बात। पड़ोसी हमारा काम कर दे तो हम अपने बाप को छोड़ देते हैं। आपके पास एज ए हिंदू आपके पास 50 कारण हैं नरेंद्र मोदी को वोट ना देने के, भाजपा को वोट ना देने के, और उनके पास एक ही कारण है अपनी कौम को वोट देने का, क्योंकि उन्हें वो स्कूल की फीस पे नहीं लड़ते, वो प्याज टमाटर भिंडी मूली पे नहीं लड़ते, वो 100 रुपए का इनकम टैक्स रिबेट नहीं चाहते, वो कुछ नहीं चाहते। वो केवल एक चीज चाहते हैं, गजवाए हिंद। यस और वेटिकन उनका मिशन एक दिन का नहीं है, 5 साल का नहीं है सरकार की तरह। उनका मिशन 50 साल का। अरे हमारे सामने नहीं हुआ, हमारे बेटे के टाइम में भी नहीं हुआ, उसके बेटे के टाइम में होगा, इसलिए हम लगे हुए। वेटिकन गैंग भी तो उनके साथ शामिल है सर। हमारे सामने तो खतरे ही खतरे मौजूद, लेकिन हम हैं कि कंबल ओढ़ के बिल्कुल मस्त मस्त। क्यों? हमें अपनी नाली भी मोदी से साफ करानी है, हमने अपने गड्ढे भी मोदी से बढ़वाने हैं, लेकिन जब वोट देने का नंबर आएगा तो हम जात देख के वोट करेंगे। तो जब आप जात देख के वोट करेंगे तो पॉलिटिशियन भी तो उसी को भुनाएगा ना। बिल्कुल मजबूरी है उसकी, क्या करेगा बेचारा। हाँ हाँ अब कल आप बोलिए हम काम देख के वोट देंगे, आप 100 लोग इकट्ठे कीजिए और पहुंच जाइए अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास और बोल दीजिए भाई साहब ये समय सीमा है, ये काम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अगली बार हम जात बिरादरी नहीं देखेंगे, अगली बार हम काम देख के वोट देंगे। देखिए काम होता है नहीं होता है। मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा था, छोटा एयरपोर्ट था, छत्रपति संभाजी नगर से आ रहा था, औरंगाबाद जिसे बोलते हैं पहले बोलते थे। तो मेरे को बोला गया कि चेक इन नहीं खुला था, वो सॉरी सिक्योरिटी नहीं खुला था, छोटा एयरपोर्ट है, 6-7 फ्लाइट हैं पूरे दिन की। तो उन्होंने बोला सर वीआईपी गेस्ट रूम है, उसमें आप जाके वेट कर लीजिए। मैंने कहा काय को? बोले नहीं वहाँ सोफा पड़ा है, चाय भी मिल जाएगी। मैंने चाय यहाँ ला दो। नहीं सर ये स्टील की चेयर है ना, यहाँ दिक्कत है। मैंने कहा 1 मिनट, एक बात बताऊँ आपको, मैं एयरपोर्ट पे लोगों के बीच में बैठना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ सीख के जाऊँ। लोकल लोग होते हैं उनसे बात करता हूँ, उनका जानने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, और उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे और समझ में चीज़ें आती हैं। भले ही भाषा नहीं आए लेकिन इंडिकेटिव वे में मुझे समझ में मराठी आ जाती है, बड़े आराम से आ जाती है। मैं अवनीश भाई आप बिलीव नहीं करोगे, भारत के हर एयरपोर्ट पे वीआईपी लॉन्च है और हर वीआईपी लॉन्च में मेरा एक्सेस है, लेकिन मैं आज तक अपने जीवन में कभी वीआईपी लॉन्च में नहीं बैठा। जानने सीखने का बड़ा मौका रहता है। पर एक चीज आपको बताऊं, इस तरह से अगर आप लोकल चीजों को पढ़ते हैं, मैं अभी गोवा की ट्रिप करके आया। मैं गोवा की ट्रिप करने के दौरान मैं यकीन बताऊं कि मैं नहीं जानता था मैंने वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा पलायन है बेरोजगारी की वजह से। ये मैं गोवा से इनपुट लेके आया। उसके बाद जब मैंने होमवर्क किया तो मेरे सामने एक ऐसा ह्यूज नंबर है कि बिहार उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, जो बिहार को बदनाम करते हैं। कारण क्या? मैं कहीं भी गोवा में घूमूं, कहां से हो? बंगाल से। कहां से हो? वेटर बंगाल से, ठेला वाला बंगाल से, फलाने वाला बंगाल से। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? फिर ये वाकई एक बड़ा सच है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो निश्चित तौर पर आप जब जमीन पर घूमते हैं तो आपको मौसम बिल्कुल दूसरा लगता है, पता चलता है। आपने गोवा का नाम लिखा, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आप दर्शकों से पूछिए गोवा काहे के लिए फेमस है? लोग कहेंगे बीच के लिए, कसिनो के लिए, डांस के लिए, पब के लिए, दारू के लिए। गोवा क्रिश्चियन है। लोगों को नहीं पता कि 70% गोवा कट्टर सनातनी है। सनातनी है। आप पंजिम से बाहर निकल के साउथ की तरफ जाइए, आपको मैं इतने वो दिखाऊंगा कि मंदिर कि आप हिल जाएंगे। अवनीश भाई,
सर अवनीश तमिलनाडु की भाई तरह मैंने सामने घर के रंगोली देखी साउथ गोवा की तरफ निकलते हुए, थोड़ा इंटीरियर चाहिए था। अवनीश भाई, जब हमारे मित्र ने गोवा में रिसॉर्ट शुरू करा तो मिंटर में था। तो उन्होंने ये कहा कि सर देखिए, हम लोग तो पंडित लोग हैं और नॉनवेज वगैरह खाते नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में हमें सर्व करना पड़ेगा। हमने कहा मत करो। हमने कहा अपना रेस्टोरेंट को वेज बनाओ, प्योर। और उसका कारण एक था कि बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो एक ही कढ़ाई में बीफ और एक ही कढ़ाई में फ्राइड राइस नहीं खा सकते। एग्जैक्टली। मैंने कहा उनके लिए आप वेज करो। और दूसरी चीज आप एक करो, 3 काम मैंने बोले थे। किचन को वेज करो, प्योर। दूसरा, दारू मत रखो, मतलब गोवा के अगेंस्ट जा रहा हूं मैं, दारू मत रखो। और तीसरा, पूरे रिसोर्ट में कहीं टीवी मत रखना। भाई साहब, मेरे रिसोर्ट में प्योर वेज मिलता है, घर का खाना मिलता है, घर की तरह ट्रीटमेंट होता है, कोई टीवी नहीं है, कोई दारू नहीं है। ठीक है, 4-5 बियर रखे रहते हैं, कुछ अंग्रेज आते हैं तो उनको चाहिए होती है। और आज हमारे रेस्टोरेंट में अंग्रेजों की भीड़ लगती है वेज आके खाने के लिए। अरे आप सर्व तो करके दिखाओ यार। बिल्कुल। और लोग पूछेंगे आपको ऐसा आपके नहीं लगता तो लोग गौरव पूछेंगे जी? आपके रिसोर्ट का नाम क्या है, तो भैया सर्च कर लेना, पाम बीच लाइफस्टाइल रिसोर्ट। हम प्रमोट नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हम हूँ प्रमोट गौरव नहीं जी कर ने रहे। केवल पाम बीच लाइफस्टाइल रिसोर्ट, साउथ गोवा, अगोंडा बीच। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी है, आपको नहीं लगता कि ये ही स्टाइल नरेंद्र मोदी जी की भी है? यार करके तो देखो। आज मन की बात में उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम नागरिकों से आह्वान किया है। आज उन्होंने गांव और ग्रामीण भारत में किस तरीके से आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का उनका एक नया मॉडल है, उस पर बात किया है। तो साहब देखिए, ऐसा है, पिछले 11 सालों में हमने क्या कमाया है, चाहे वो भौतिक अवस्थापनाओं में, या फिर हमारे सनातनी जो इनरिचमेंट है उस क्षेत्र में, या फिर भारत के गौरव में, भारत की इज्जत में, चाहे भारत के अंदर सिक्योरिटी से लेके सड़क नाली खड़ंजा तो बड़ी आम सी चीज है, सब लोग बनवाते हैं साहब। अब आप लेकिन ये अंदाज लगाओ कि इस डेवलपमेंट मिशन में, इस मैन्युफैक्चरिंग मिशन में, रेलवे का डेवलपमेंट, पोर्ट का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, नए फ्लाइट्स का डेवलपमेंट, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट। आज मैं देख रहा था, ब्राज़ील की जो कंपनी है हम्म, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, वो भारत में सेट हो रही है। भारत में क्यों सेट हो रही है? क्योंकि भारत के औद्योगिक घरानों को हवाई जहाज की डिमांड है। क्या ये ग्रोथ नहीं है? अब प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या है विपक्ष की? प्रॉब्लम विपक्ष की केवल ये है, और चाहे वो आपके यूपी के अखिलेश यादव हों, चाहे सेंटर के राहुल गांधी हों, कि इस डेवलपमेंट में उनको चवन्नी नहीं मिल रही है। नहीं हासिल होनी। सबसे बड़ा दुख यही है साहब कि कमाई बंद हो गई है, सफाई के महोत्सव बंद हो गए हैं, ये राजघराने के खर्चे बंद हो गए हैं, तमाम जगह से कटमनी बंद हो गई है। इसीलिए आपको ये शोर सुनाई देता है। ऐसे में हमारा और आपका धर्म सिर्फ इतना बनता है कि 2014 से जो राष्ट्रीय क्रांति सांस्कृतिक वाली हम लोगों ने की है उसको कायम रखें। और ठीक है, अगर कहीं कोई असंतोष है तो वो हमारे नेता है ना, वो हमारी बात जानता है। हमने इसी बात के लिए तो उन्हें चुना है। ये होके रहेगा, इसलिए कंफ्यूजन देखिए, को कभी भी अवनीश अपनाना नहीं चाहिए। अवनीश भाई, हम भगवान से मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं और उसके विपरीत हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान की मर्जी। ठीक यानी बात हम जब बोलते हैं ना भगवान की मर्जी, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, है। राइट। इसलिए हमें ये काम शॉर्ट टर्म गेन हमें नहीं दिया। ये जो एक ट्रस्ट होता है ना अपने लीडर पे, ये बहुत बड़ी चीज होती ये है साहब। हिंदुओं को सीखना है। नरेंद्र सीख रहे हैं मोदी सब, सीख नरेंद्र रहे हैं, मोदी ऐसा नहीं। जिस दिन अपना झोला उठा के निकल जाएंगे, विश्वास मानिए 2 साल बाद दुनिया के हर कॉलेज में उनको पढ़ाया जाएगा। और ये मैं कोई इमोशनल बात नहीं कह रहा, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस पे बहुत रिसर्च करी है, लिखा है और अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखता रहता हूँ, हर चीज़ समझाता रहता हूँ। ठीक आने बात। वाले समय में नरेंद्र मोदी एक वो शख्सियत होगी जिसको दुनिया के हर मैनेजमेंट लीडरशिप स्कूल में, चाहे कितना भी बड़ा हो, कहीं का भी हो, उसमें पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल ठीक आज है सर। आपके सामने बिल्कुल। वो व्यक्ति साक्षात बैठा है जिससे आप कुछ सीख सकते हो, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते।
राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी को बदतमीजी से बात करना और गाली देने में उन्हें लगता है कि उनको चुनाव जीत जाएंगे, वो उतने ही गड्ढे में घुसते चले जा रहे हैं। अब चक्कर क्या है, नरेंद्र मोदी की राजनीति का जो चक्रव्यूह है, जो उन्होंने 2014 में बुना, वो इस तरह का चक्रव्यूह बुना कि अगर राहुल गांधी प्रोजेक्ट्स की तारीफ करते हैं तो भी मरेंगे, और अगर राहुल गांधी बुराई करते हैं तो भी मरेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ट्रैप में फंस चुकी है, और भारत का ये निकम्मा विपक्ष नरेंद्र मोदी के लिए एक वरदान है अपना काम करने का। ये विपक्ष खुद को अपने आप एक्सपोज कर देता है, और इसका जवाब जनता देती है। नरेंद्र मोदी या उनके मंत्रियों को देने की जरूरत नहीं है। आपने जो ये बात कही ना कि इसका जवाब ये जनता देती है, तो बिल्कुल सही है। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूं, हम सब सकारात्मक है, इसलिए जमीन जो बोल रही है परिणाम वही आते हैं। इसलिए थोड़े से थोथे चने बाजे घने, इसको अवॉइड करिए, और हम ऐसा कर रहे हैं 2014 से लगातार ऐसा कर रहे हैं। गौरव जी बड़े विस्तार से इस धुंध, कुहासा, थोड़ा कंफ्यूजन, और हमारी टीम बिल्कुल उतारू है। मैंने कहा नहीं नहीं यार, थंबनेल बदल दो, लोग कहेंगे थंबनेल पे क्या लगा दिया, लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं भी बड़े बड़े भारी मन से ये अनुमति दूंगा कि ये थंबनेल लगाओ कि मोदी तेरी खैर नहीं, लेकिन सच बात यह है कि खैर मोदी की खैर में ही भारत की खैर है, हम सबकी खैर है। इसी के साथ आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। गौरव जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि किसी भी अपलोड, और खासतौर से गौरव जी जब आए तो उसकी सीधे सूचना आपको मिले। इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा, धुंध और कोहरा छंटवाने में मदद कीजिएगा प्रारब्ध की। तो आज की चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और गौरव प्रधान जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।